हेलो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अब हम आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे कि यूरोपीय कंपनी भारत कैसे आई। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि 5 देश जो भारत आए, उनमें से पुर्तगाल थे, डच था, इंग्लैंड वाले थे और डैनिश और फ्रांस। ये 5 मुख्य देश थे जो भारत आए, जिसमें से 3 शक्तिशाली थे, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1505 में गवर्नर जनरल पुर्तगालियों ने भेजा और यहाँ भारत में उन्होंने कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित की और उन्होंने बहुत सारे जगह पे कब्जा भी कर लिया, जैसे दमन द्वीप और गोवा। ये सारे और भी बहुत जगह थे जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। फिर कुछ समय बाद 1605 में डच लोग आए और उन्होंने भारत पे आक्रमण करके जो भी जितने भी जगह थे पुर्तगालियों के कब्जे में उन्होंने अपने कब्जे ले लिए और 3 ऐसे क्षेत्र रह गए थे जो तभी भी पुर्तगालियों के पास थे, जिसमें से गोवा था, दमन था और द्वीप था। जिसमें से गोवा पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और जो डच लोग थे वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य तो आए थे, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भारत में सूती वस्त्र का व्यापार करना चाहते थे और मसाले की पूर्ति उनके अन्य देश से हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने गोवा जो था वो इंग्लैंड वालों के पास था, तो 1599 में एक कंपनी बनी इंग्लैंड में जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जो वहाँ की रानी थी, रानी विक्टोरिया से चार्टर परमिशन ली कि हमें एक व्यापार करने के लिए जगह चाहिए थी और उन्होंने गोवा दे दिया 15 साल के लिए मतलब वहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करके व्यापार करने के लिए। अब 1600 में भारत में वो कंपनी के लोग आए, 1600 में आए, 1601 में आए, 1604 में आए, 1608 में जो व्यक्ति आया ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। इस व्यक्ति को मतलब अरबी, फारसी सभी भाषाएं, मतलब जो भी मुग़ल शासक को पता थी वो सभी भाषाएं, अरबी, तुर्की, फ़ारसी सभी भाषाएं कैप्टन हॉकिंस को आती थी और इन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जहांगीर के आगे कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, हमें व्यापार करने की इधर अनुमति दे दो। लेकिन उस समय भारत में 2 शक्तियाँ और भी थी जो भारत में अपना जगह बना रखी थी। पानी के स्तर पे पुर्तगालियों ने अपना जगह बना रखा था। जितने भी, जैसे मुंबई पड़ गया, जितने भी गोवा पड़ गया, ये सारे जो भी तटवर्ती स्थान थे पानी से टच करते हुए, वहाँ पे पुर्तगालियों का अपना नियंत्रण था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। अब अगर अंग्रेज लोग इनको परमिशन दे दे तो पुर्तगाली लोग से तो थोड़ा बहुत तो उनको भी कह सकते हैं कि डर था, कि जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़े शासक थे, लेकिन पुर्तगालियों के डर से या किसी कारणवश, हमें नहीं पता, किसी कारणवश इसी कारणवश उन्होंने अंग्रेज़ों को हाना में परमिशन दे दी, क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस था उसे बहुत प्रभावी हुए और उन्होंने हाना में परमिशन दे दी और जो जहांगीर था इनसे प्रसन्न होके इनको 400 की मनसबदारी दे दी और एक उपाधि दी, खान की उपाधि जहांगीर को दी। और उसके बाद कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत आई और उन्होंने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो लगाई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में पड़ता है, लेकिन जो कंपनी थी वो सूरत में अपना व्यापार करना चाहती थी। तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगर आप किसी और के एरिया में व्यापार करना चाहते हो तो अगर उसकी परमिशन के बिना तो आपको फिर युद्ध तो होगा ही। तो पुर्तगालियों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसको स्वाली का युद्ध बोलते हैं 1612 में, जिसमें रेड ड्रैगन की वजह से जो अंग्रेज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत गए और उन्होंने 1613 में अपनी फैक्ट्री सूरत में लगा दी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय तक उन्होंने अपना व्यापार किया, टैक्स दिया, टैक्स देकर व्यापार किया। लेकिन 1707 में जहांगीर की मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए बहुत कमज़ोर हुए। 1717 तक उन्होंने व्यापार किया अच्छे से, वो टैक्स देते रहे और व्यापार करते रहे। 1707 में एक व्यक्ति कह रही हूँ, एक मुग़ल शासक था फारूक शेर। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज भारत में नहीं था और जैसा कि हमने बोला कि भाई इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी तो उनके साथ डॉक्टर भी आते थे। उनमें से किसी डॉक्टर ने फारूक शेर की बीमारी का इलाज कर दिया और फारूक शेर खुश होकर बंगाल और
और सूरत में उनको व्यापार करने की मुक्त इजाज़त दे दी कि आप टैक्स फ्री हो, आप व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बंगाल से हमें 3,000 और सूरत से हमें 10,000 साल का आप टैक्स दे देना, बस बाकी आपका टैक्स फ्री है। आप बताओ, इतना सारा उस समय सोने की चिड़िया कहने वाला देश है, सिर्फ इतना सा पैसा लिया वो भी टैक्स के रूप में, थोड़ा सा ही। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने की सोची। उन्होंने मद्रास में किराए पे जगह ली, उसके बाद वहाँ पे किलेबंदी की, जब उनकी फैक्ट्री वहाँ पे जम गई, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज। और बंगाल में भी उन्होंने एक आक्रमण कर दिया, बंगाल में हुगली पे, और वहाँ पे भी अपनी एक किलेबंदी कर दी, एक जगह बना लिया। तो ऐसे करके जिसको बोलते हैं जॉर्ज विलियन, जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियन, और जो मद्रास में थी वो फोर्ट जॉर्ज था, और बंगाल में जो उन्होंने किलेबंदी की इसको फोर्ट विलियम कहते हैं। और सूरत में उनकी बड़ी फैक्ट्री थी। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे जगह पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1739 में नादिर शाह, एक जो भारी पड़ोसी कोई व्यक्ति था, उसने भारत में आक्रमण किया। और उस समय जो भारत में मुग़ल शासक था वो मोहम्मद शाह था, जो हार गया। और मतलब वो अपने उसमें जो मोहम्मद शाह था वो एक मतलब उसमें ऐसा गुण नहीं था राजा के, जैसे राजा में जो गुण होते वो उनमें नहीं था, और वो हार गए। तो ये अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई वो तो एक नादिर शाह से ही हार गया, तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे व्यापार नहीं, हम यहाँ पे शासन भी कर सकते हैं। तभी से उनके मन में आया कि हम अब यहाँ पे व्यापार नहीं। तो उसके बाद उन्होंने अपना बहुत मतलब कंपनी फैलाई, अपना मतलब व्यापार फैलाया उन्होंने फिर धीरे धीरे। और आगे का जो भी मतलब आगे की स्टोरी, या ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मतलब भारत में कौन कौन से कर लगाए, जैसे हमने पहले पढ़ा था इस्तेमारी बंदोबस्त, सूर्यास्त, ऐसे बहुत सारे नियम कर किसानों पे लगाए, किस तरह से उन्होंने शासन किया, कैसे राजा की शक्ति को कमज़ोर किया। ये सब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और शेयर भी करें।